A very good morning to all of my dear students. लास्ट की क्लास में मैंने आप लोगों को डिफेंस मैकेनिज्म कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशंस करने की कोशिश की थी। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मनोरचनाएं हैं, जो प्रतिरक्षा रचनाएं हैं, वो इस प्रकार की चेतन या अचेतन वाली प्रक्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा द्वंद्व को दूर किया जाता है या उसकी तीव्रता को कम किया जा सकता है। इसी रेफरेंस में आज का जो ये चैप्टर है, इसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि डिफेंस मैकेनिज्म दो प्रकार की होती है। प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म, प्राथमिक मनोरचना, और द्वितीयक मनोरचना। जो ये प्राथमिक मनोरचनाएं होती हैं, प्रतिरक्षा रचनाएं होती हैं, या प्राथमिक मानसिक मनोरचनाएं, प्राथमिक प्रतिरक्षा रचनाएं, या प्राथमिक अहम मनोरचनाएं, डिफेंस मैकेनिज्म जिसे कहता है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है, मेंटल मैकेनिज्म कहा जाता है, डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। ये दो प्रकार की बेसिकली होती है, मेजर और माइनर भी कह सकते हैं इसे। तो आज की क्लास में मैं आपको मेजर मैकेनिज्म, प्रधान मनोरचना या प्राइमरी जो मेंटल मैकेनिज्म है उनके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा। डिफेंसिव मैकेनिज्म जिसे कहा जाता है, कि प्राइमरी डिफेंसिव मैकेनिज्म कौन कौन सी होती है। सबसे पहले इसकी बात करें, उसके पहले इस बात को समझ लें कि प्राइमरी और सेकेंडरी में दो पार्टीशंस क्यों किए गए हैं डिफेंस मैकेनिज्म के। तो यहां मैं बता दूं, जो प्राइमरी या प्राथमिक मनोरचनाएं वह मनोरचनाएं होती है जो स्वतंत्र रूप से मानसिक द्वंद्वों को का समाधान कर सकती है और ईगो को चिंता से बचाने में सक्षम होती है। इनफैक्ट इसके लिए किसी दूसरी मनोरचना की आवश्यकता नहीं होती। Because primary mental mechanism independently diffuses or decreases mental conflicts, anxieties, stress. It is not supported by any other defense mechanism. So they are working independently, so that they are also known as the major mental mechanism. इसमें मुख्यतः 6 प्रकार की मेंटल मैकेनिज्म को हम पढ़ेंगे। रिप्रेशन, रिग्रेशन, रिप्रेशन का मतलब दमन, रिग्रेशन मतलब प्रतिगमन, रिएक्शन फॉर्मेशन प्रतिक्रिया निर्माण, रेशनलाइजेशन युक्तिकरण, कन्वर्जन रूपांतरण, और सब्लिमेशन उदात्तीकरण। सबसे पहले जो हैं आज, दैट इज नोन एज ए रिप्रेशन। It is a type of defense mechanism which involves keeping certain thoughts, feelings, or urges out of conscious awareness. The main goal of this defense mechanism is to keep unacceptable desires or thoughts out from the conscious mind in order to prevent or minimize the feelings of anxiety, stress, and conflicts. It's completely hiding something from the conscious awareness. दमन मनोरचना एक मुख्य मनोरचना होती है जिसके द्वारा दुखद एवं जो परेशान करने वाली इच्छाएं या विचार है वह अपने आप स्वतः ही अचेतन में दमित हो जाते हैं। कोई भी इच्छा चेतन स्तर पर उत्पन्न होती है, यदि वह दुखद और चिंताजनक है तो व्यक्ति कॉन्फ्लिक्ट का शिकार बन जाता है और वह अच्छे ईगो, वह ये जो डिजायर है वह ईगो द्वारा चेतन में से अचेतन में अज्ञात रूप से दमित हो जाती है। व्यक्ति को अब उसकी उस इच्छा की चेतना नहीं रहती। दैनिक जीवन में व्यक्ति अनेक प्रकार की भूलें करता है, जैसे बोलने की भूल, स्लिप ऑफ टंग जिसे कहा जाता है, लिखने की भूल, स्लिप ऑफ पेन, वस्तुओं को किसी जगह रखकर भूल जाने की भूल,
मिसप्लेसिंग ऑब्जेक्ट्स, बेसिकली ये सारी चीजें क्या है, वो व्यक्ति करना नहीं चाहता लेकिन उससे हो जाती है। जैसे किसी को बुलाना है और उसको निकनेम से बुला दिया आपने, तो स्लिप ऑफ टंग है, भूल जाते हो आप उसको बोलने में। स्लिप ऑफ पेन, लिखना कुछ और चाहते हो, लिखा कुछ और जाता है। मतलब जो कहने का मतलब है, ऐसी बातें हैं जो कि एंजाइटी, स्ट्रेस या इस प्रकार की कोई जो जो परेशानी में डालने, इस प्रकार के कुछ कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस करती है, उन चीजों को हम अपने आप ही, वो सारी चीजें कॉन्शियस अवेयरनेस से हटकर अनकॉन्शियस में चली जाती है, जिसे रिप्रेशन कहा जाता है, दमन कहा जाता है। सो चिंता, तनाव एवं संघर्ष उत्पन्न करने वाली असामाजिक व अनैतिक इच्छाओं को चेतन स्तर से हटाकर अचेतन में कर दिया जाता है। इसे सेलेक्टिव फॉरगेटिंग भी कहा जाता है। चयनात्मक विसरण मतलब जानबूझकर भूलना भी कहा जाता है। पेज ने एक परिभाषा दी थी रिप्रेशन की। उनके अनुसार द इनवॉलेंट्री और स्पॉन्टेनियस exclusion from conscious awareness of thoughts and impulses that are disturbing to the individual because of their painful or immoral nature is termed as a repression. कष्टकर या अनैतिक होने के कारण व्यक्ति को विक्षुब्ध करने वाले विचार या इच्छाएं स्वतः ही व्यक्ति की चेतना से हट जाते हैं, उसे रिप्रेशन कहा जाता है। रिप्रेशन के बारे में यह भी कहा जा सकता है, जिसे दमन कहते हैं, कि भावनाओं को दबाकर भूल जाना, भावनाओं को दमित कर कर भूल जाना। जैसा मैंने पहले भी बताया, इसे चयनात्मक विस्मरण या सेलेक्टिव फॉरगेटिंग भी कहा जाता है। इनफैक्ट अनप्लेजेंट आइडियाज, नेचर, मेमोरी, जो अच्छी नहीं लगती, ऐसी सारी बातें व्यक्ति भूलने की कोशिश करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, एक बच्चा घर पर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो काफी अपराध बोध भावना से ग्रसित हो जाता है, काफी गिल्ट महसूस करता है, उस मेमोरी को दबाकर वो भूलने की कोशिश करता है। रिप्रेशन इज इन फैक्ट पुशिंग एंजाइटी अराउजिंग थॉट्स इनटू आवर अनकॉन्शियस। इट अंडरलाइज ऑल द अदर डिफेंस मैकेनिज्म। ये बहुत मुख्य है। ये सारी मनोरचनाओं में, अहम रक्षा युक्तियों में सबसे मुख्य जो मनोरचना है जिससे हम हमारे अहम को बरकरार रख पाते हैं, वह रिप्रेशन है, वह दमन है। स्लिप ऑफ टंग, दीज आर द इनकम्प्लीट रिप्रेशंस। चाहे वो स्लिप ऑफ टंग हो, चाहे वो स्लिप ऑफ पेन हो, ये सारे इस प्रकार के जो फिनोमिनाज हैं वो इनकम्प्लीट रिप्रेशंस या जो अपूर्ण तरीके से दमित की हुई बातें होती हैं। अगर इसके डिस्क्रिप्शंस को देखा जाए रिप्रेशन के, और इसके साथ में एग्जाम्पल्स के द्वारा भी बताऊंगा। इस स्लाइड में मैंने एक चित्र बनाया हुआ है जिसमें एक व्यक्ति कचरा उठाने का एक टूल लेकर खड़ा है। तो बेसिकली जो अनप्रेजेंट आइडियाज है उनको हटा के वह कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में डाल रहा है। यहां एक बात बहुत ज्यादा समझने की है। जैसे एग्जाम्पल में समझाना चाहता हूं कि एक दमन एक ऐसी स्वतः होने वाली मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें कष्टकर एवं अनैतिक विचार चेतन से हट जाते हैं। जब व्यक्ति की कोई इच्छा ऐसी होती जो असामाजिक एवं अनैतिक हो, तो वह ईगो और सुपर ईगो को मान्य नहीं होती। अहम और पराहम को ऐसी इच्छाएं मान्य नहीं होती जो असामाजिक है, जिसके कारण क्या होता है, अहम अचेतन स्तर पर ऐसी इच्छाओं को चेतन स्तर से हटा देता है। ईगो का यह काम है सफाई करने का, कि इस प्रकार की जो इच्छाएं असामाजिक और अनैतिक इच्छाएं, उनको वह अपनी इच्छाओं को चेतन से हटाकर अनकॉन्शियस पार्ट में डाल देता है। इस प्रकार की इच्छाओं को हम लोग, इस प्रकार की जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने अहम की रक्षा करते हैं, उससे रिप्रेशन या दमन कहा जाता है। ये बात और बता दूं कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा चेतन मन है, वो इन सारी चीजों को वापस स्टोर कर लेता है। ओके, वो जो सबकॉन्शियस माइंड में डाल देता है सारी चीजें। सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन जिसे कहा जाता है, इस प्रकार की एक जगह हाइपोथेटिकली कल्पना की गई थी फ्रॉइड के द्वारा,
जिसमें से किसी न किसी रूप में वो प्रकट होकर वापस आ सकती है। ऐसी जो जो असामाजिक या अनैतिक इच्छाएं थी, जिनको दबाकर एक अचेतन में डाल दिया गया, और वो किसी न किसी रूप में प्रकट होकर आ जाती है, चाहे वो ड्रीम्स के रूप में हो, चाहे किसी और रूप में आ सकती है। लेकिन इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं दमन को, कि एक छोटा बच्चा है, उसने एक एक्सीडेंट देखा है, और यह एक व्यक्ति है जो खुद एक्सीडेंट्स विक्टिम था और मरने की स्थिति पर आ गया, लेकिन ऑलमोस्ट मरने की स्थिति पर आ गया, बट उसको एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी चीज मालूम नहीं होती, क्योंकि वो उसके लिए अच्छी घटना नहीं थी। ऐसी जो घटना है उसको अच्छी नहीं लगती, व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती, वो उसको अचेतन में डाल देता है। ऐसा भी होता है। The thoughts which are often repressed are those which results in feelings of guilt from the superego. जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, a person who has repressed memories of abuse suffered as a child may later have difficulty in forming or dealing with other relationships. एक बच्चा है जिसको बचपन में बहुत ज़्यादा टोका जाता था, बहुत ज़्यादा उसके पेरेंट्स और उसके टीचर्स के द्वारा एब्यूज़ किया जाता था, लेकिन लेटर ऑन एजेस में वो सारी चीज़ों को दबाता गया, सप्रेस करता गया, रिप्रेस करता गया। रिप्रेस मतलब दबाता गया, कॉन्शियस लेवल पर नहीं आने दिया, सबको दबाता गया। लेकिन लेटर ऑन, समय के साथ उसको डील करने में, आने वाले समय में उसको जो नए प्रकार के संबंध बने, उन रिश्तों में, उन संबंधों को उसको डील करने में, बनाने में, संबंध बनाने में और संबंधों के साथ निर्वहन करने में उसे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। सो ये बच्चों रिप्रेशन की बात हुई है। अब मैं बात करना चाहता हूं रिग्रेशन की। रिग्रेशन is a defense mechanism that causes a person to adopt certain behavior traits from an earlier stages of the development. प्रतिगमन जिसे कहा जाता है, प्रतिगमन का तात्पर्य यह गोइंग टूवर्ड्स बैक साइड, पीछे की ओर अग्रसित होना। पीछे की ओर अग्रसित होने का आशय यह है, रिग्रेशन जिसे प्रतिगमन कहा जाता है, मैंने इसको एक ग्रीन एरो से बताया है। ये ग्रीन एरो का डायरेक्शन टूवर्ड्स बैक साइड है, फ्रंट साइड में नहीं है, बैक साइड में। सो रिग्रेशन में क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये एक प्रकार की ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें व्यक्ति बच्चे की तरह व्यवहार करके अपनी चिंता और निराशा को दूर करता है, और मानसिक द्वंद्वों का जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। जब भी कोई तनाव में आता है तो बचपने जैसा व्यवहार कर लेता है, बचकाना व्यवहार कर लेता है। एक एग्जाम्पल बताया गया, स्लीपिंग टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट व्हेन फेस्ड विद स्ट्रेस, इट इज नोन एज रिग्रेशन। एग्जाम्पल एक बताया गया, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ कॉलेज somebody start sucking his thumb, अंगूठा चूसना शुरू कर दिया उसने। इसका मतलब ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द कॉलेज। तो बेसिकली ये है, या इसको हम इस तरीके से भी दे सकते हैं रिग्रेशन को, कि एक जो ओल्ड लेडी मैंने इस स्लाइड में बताई गई है, वो यंग लेडी के कपड़े पहनकर बैठी हैं। ये शो करता है इनफैक्ट कि वह अपने आप को प्रदर्शित करना चाह रही थी, लेकिन अब उसकी तरफ किसी का अटेंशन नहीं हो रहा था, तो उसने अपने को अटेंटिव बनाने के लिए, अपने ईगो को डिफेंड करने के लिए कि मैं तो अभी भी यंग हूं, इस तरह के कपड़े पहनना शुरू कर दिया। ये वास्तव में वयस्क अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं, व्यवहारों को बाल्यावस्था की इच्छाओं, प्रेरणाओं, व्यवहारों के अनुकूल बना लेते हैं। एक शब्द में कहें, एक्टिंग चाइल्डिश, बचपने जैसा व्यवहार करना, इसको हम कह सकते हैं रिग्रेशन होता है। ये भी एक रिग्रेशन भी एक मुख्य मनोरचना होती है। इसमें व्यक्ति बच्चों की तरह व्यवहार करके चिंता से अपना बचाव करता है, और इसमें जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स का जो सॉल्यूशन है, समाधान है, वह बचपन की ओर रिट्रीट के रूप में होता है, पश्चगमन के रूप में होता है। जहां तक एक डेफिनेशन की बात है, एजली एंड जेगर ने एक डेफिनेशन दी थी, रिग्रेशन इन्वॉल्व्स अ रिवर्जन ऑफ एन अर्लियर स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट और टू अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन दैट इज सिंपल एंड मोर चाइल्ड लाइक।
प्रतिगमन में मनोलैंगिक विकास के आरंभिक अवस्था या अभिव्यक्ति के कुछ ऐसे तरीके जो साधारण या बचकाना होते हैं की ओर उल्टा होता है, ऐसा जिगर की जो डेफिनेशन थी उस डेफिनेशन में बताया गया है। यहां मैं एक और बात बताना चाहता हूं आपको, इसे फ्लाइट टू चाइल्डहुड भी कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि ये बचपन की तरफ भागना, और इसमें पर्सन अपने से कम एज के पर्सन की तरह व्यवहार करता है, छोटे बच्चों की तरह व्यवहार करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी बड़ी महिला के द्वारा गलती किए जाने पर रोना शुरू कर देना, और ऐसी स्टेजेस में तनाव की अवस्था में बड़ा व्यक्ति नाखून काटने लगता है, जैसे वो स्ट्रेसेस को रिलीव करने की कोशिश करता है। ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों रिग्रेशन, एक है ईगो रिग्रेशन और एक है लिबिडो रिग्रेशन। इन दोनों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जहां तक रिग्रेशन ईगो रिग्रेशन की बात की जाए, सो इसमें एक बात मैं समझाना चाहता हूं कि अपने अहम को बचाने के लिए जो प्रतिगमन करता है उसे ईगो रिग्रेशन कहते हैं। और लिबिडो इज ए अनवांटेड, ये कहना चाहिए इस प्रकार की एक सेक्सुअल डिजायर होती है, ओके, कि काम प्रवृत्ति होती है, काम करने की इच्छा होती है, सेक्स करने की इच्छा होती है। इस प्रकार की जो रिग्रेशन लिबिडो होता है उसे लिबिडो वर्ड कहा गया था फ्रॉयड के द्वारा। और लिबिडो रिग्रेशन के अंदर ऐसी जो इच्छाएं जो क्योंकि उसका जब साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट हुआ था अर्लियर स्टेज में, तो उसकी आप जब साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस को पढ़ें अगर, तो आपको मालूम चलेगा ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज। तो अगर अपनी सी एक पूर्व की अवस्था में पहुंच जाए, ओके, लिबिडो में जैसे कि कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो अंगूठा चूसना शुरू कर दिया, ओके, इसी प्रकार से बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में अच्छी भली प्रकार से समझाई गई है। उसमें इस प्रकार की होती है कि हर व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है, बच्चे का डेवलपमेंट है, पर्टिकुलर किस एज से किस एज के लिए कैसे हुआ है और उससे कौन से साइकोलॉजिकल ट्रेट्स का विकास होता है, ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस में बताया गया था। तो इसी आधार पर बताया कि लिबिडो रिग्रेशन मतलब कि सेक्सुअल डिजायर्स की तरफ जो एक स्टेज बिलो साइड है उसकी तरफ बढ़ जाता है। सो ये कुछ मैंने आपको रिग्रेशन को समझाने की कोशिश की है, जिसे कहा गया है रिएक्शन फॉर्मेशन या प्रतिक्रिया निर्माण। ये इसको समझने के लिए ये एक ऐसी मनोरचना होती है जिसमें व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर अथवा अप्रिय विचारों, इच्छाओं, प्रेरणाओं के बिल्कुल ठीक विपरीत इच्छा या प्रेरणा को विकसित कर लेता है। In fact, it is a defense mechanism in which emotions and impulses which are anxiety producing or perceived to be unacceptable are mastered by exaggeration of the directly opposing tendency. It is a psychological defense mechanism in which a person goes beyond denial and behaves the opposite way to which she thinks feels. मतलब बिल्कुल जो ऐसी जो इच्छाएं जो उसके ईगो को के लिए कष्टकर है, अप्रिय है, ऐसी सारी प्रेरणाएं, इच्छाएं ऐसी जो उसके लिए अप्रिय है, उसके बिल्कुल विपरीत इच्छाओं को या प्रेरणा का विकास कर लेता है व्यक्ति इस डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करके। Conscious behaviors are adapted to overcompensate for the anxiety a person feels regarding their socially acceptable unconscious thoughts or emotions. It is identified by exaggerated behavior or showiness and compulsiveness. The id is satisfied while keeping the ego in ignorance of the true motives by the using the reaction formation. अगर ये समझने के लिए समझा जाए इस प्रकार से कि इसमें जो अनएक्सेप्टेड रियल फीलिंग है को रिप्रेस किया जाता है और एक्सेप्टेबल अपोजिट फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है। जो चीज मान्य नहीं है उसको तो दमित कर दिया, और जो चीज उसके बिल्कुल विपरीत, जो चीज ज्यादा मान्य है, जो मानी जाती है, समाज के द्वारा अप्रूव्ड है, इस प्रकार की फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस कर देता है। एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, एक औरत जो एक्चुअल में अपने सास को बहुत नापसंद करती थी,
मगर दूसरों के लोगों के सामने ये ज्यादा शो करती थी कि वो अपनी सास की बहुत आदर करती है, बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती है। दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ एन रिएक्शन फॉर्मेशन। ये 2 स्टेप्स में होता है, जो ये 2 चरणों में संपन्न होता है। पहले चरण में व्यक्ति अपनी अप्रिय एवं कष्टकर विचारों एवं इच्छाओं को अचेतन में दमित कर देता है, और दूसरे चरण में इन दमित इच्छाओं और विचारों की ठीक विपरीत इच्छा चेतन स्तर पर व्यक्त कर अपने तनाव को दूर करता है। ये मैंने बताया कि सबसे पहले तो जो ऐसी इच्छाएं जो कि स्वीकार्य नहीं है, जो जो चिंता उत्पन्न करती है, जो निराशा समस्याएं उत्पन्न करती है, उनको अनकॉन्शियस में डाल देना, और उसके बाद कॉन्शियस स्तर पर ठीक उसके विपरीत ऐसा व्यवहार प्रदर्शित कर देना। एक डायग्राम से भी बताया गया है कि एक फोटो के द्वारा कि एग्जाम्पल रिएक्शन फॉर्मेशन इंक्लूड्स द ब्यूटीफुल डॉटर हु लव्स हर मदर इज रिएक्टिंग टू हर ओडिपस हैटर्ड ऑफ हर मदर। बच्चों, ये भी फ्रॉइड की एक कंसेप्ट था ओडिपस से रिलेटेड, जिसको पेनिस एनवी भी कहा गया है। कि जनरली ऐसा देखा गया है कि जो लड़कियां हैं वो अपने फादर की तरफ ज्यादा अटैच्ड होती है, क्योंकि अपनी मदर से ऐसा फ्रॉइड का एक्सप्लेनेशन था कि वो मदर से लिंक नहीं हो पाती, अपोजिट सेक्स की तरफ ज्यादा डाइवर्टेड होती है, और बॉयज के साथ बिल्कुल उल्टा है, वो अपनी मदर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसको फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है, इसको ओडिपस हैटर्डनेस कहा गया है, और जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया है कि जब लड़का अपनी मदर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, फादर से वो घृणा करता है। इनफैक्ट फ्रॉइड का एक्सप्लेनेशन था, इसको पेनिस एनवी कहा गया है। तो ये क्या है कि मदर के को जो शो ऑफ करना है कि मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करती है वो लड़की, और बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए वो इस प्रकार के रिएक्शन को फॉर्म कर देती है। क्योंकि उसका रीज़न जो फ्रॉइड ने बताया था कि वो ओडिपस का जो हेटेडनेस थी, वो एक रीज़न था। हमारी दैनिक जीवन में भी इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। यदि कोई प्रेम करने में असफल हो जाने पर प्रेमिका या प्रेमी से घृणा कर लेना, भ्रष्ट नेता द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण देना, और जो करेक्टरलेस पर्सन है, चरित्रहीन व्यक्ति है, वो चरित्र संबंधी बातों पर तरह तरह से मुंह बनाना आदि कुछ जो प्रतिक्रिया निर्माण के मेन एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं। एक प्रोवर्ब है, बहुत अच्छी सी एक लोकोक्ति है, उसको जरूर समझ लें इस रिएक्शन फॉर्मेशन को, कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, या मुंह में राम बगल में छुरी मुंह में राम। मतलब करना क्या चाह रहा है, बिल्कुल उसके ठीक विपरीत कर लेना। इसे रिएक्शन फॉर्मेशन कहा जाता है। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है यौक्तिकरण। यौक्तिकीकरण भी कहते हैं, रेशनलाइजेशन यौक्तिकरण भी कहते हैं। इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। कुछ वर्ड्स लिखे हैं मैंने, जस्टिफिकेशन, रेशनल, रीजन, एक्सप्लेनेशन, एक्सक्यूज, रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन। ये क्या है इसको? ये यौक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें इरेशनल जो मोटिव्स हैं, ये अयुक्ति संगत जो अभिप्रेरक हैं, एवं जो इस प्रकार की डिजायर्स हैं जिसके कारण की मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं, या जो टेंशन्स हैं, जो स्ट्रेसेस हैं, उनका सॉल्यूशन इस प्रकार से युक्ति संगत बनाकर व्यक्ति द्वारा व्याख्या कर लेना। जैसे दूसरों पर दोष लगा देना, ये कहना चाहिए। Rationalization is a defense mechanism proposed by Anna Freud. Anna Freud is daughter of Sigmund Freud, और ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म पे बहुत काम है। सबसे ज्यादा काम अन्ना फ्रायड का। फ्रायड ने हमारे एक्सप्लेनेशंस ऑफ हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशंस ऑफ ब्रेन की बात की थी, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ईगो, सुपर ईगो, लिबिडो, ओके, इरोस, थेंटोस, इसकी बात सारी फ्रॉइड ने कही थी। और फ्रॉइड के स्कूल को आगे चलाकर अन्ना फ्रॉइड ने नियो फ्रॉइडिज्म के नाम से, या ये कहना चाहिए एक नव
स्कूल की नया नव विश्लेषण मनोविश्लेषणवाद की स्थापना की थी। तो अन्ना फ्रायड डॉटर थी जो फ्रायड की, उनका ये कहना था कि यदि इस डिफेंस मैकेनिज्म, सारी मैक्सिमम डिफेंस मैकेनिज्म अन्ना फ्रायड के द्वारा ही डेवलप की गई है, कि यदि व्यक्ति सफल नहीं होता तो वो चिंता एवं निराशा का शिकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह समाज के द्वारा स्वीकार तर्कों के आधार पर दूसरों पर दोषारोपण कर स्वयं की चिंता और निराशा का निराकरण करता है, जस्टिफाई कर देता है अपने फेलियर को, रेशनल बना लेता है, तर्क दे देता है, कोई ना कोई रीजन बना देता है, कोई कारण बना देता है, एक्सप्लेनेशन कर देता है अपनी बात को मनवाने के लिए, एक्सक्यूज बना लेता है, बहाने बना लेता है, रीजनिंग तर्क वितर्क करके और इंटरप्रेट करके समझा कर कि ऐसा इसलिए हुआ था कि मेरी दोष नहीं थी, गलती तो किसी और की थी, दूसरे पर दोष दे देना। ओके, सो समय ही ऐसा खराब चल रहा है, दिस इज अ रैशनलाइजेशन। नंबर अच्छे क्यों नहीं आए, अभी तो समय खराब चल रहा है। अरे समय क्या खराब होता है, मेरे भाग्य में नहीं है। दीज ऑल थिंग्स आर रैशनलाइजेशन। ओके, और उसके अलावा भी बहुत रैशनलाइजेशन के हाई पावर्स भी होते हैं, ऐसे बहाने जो आप लोग भी बनाते हो, पढ़ाई क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि ऐसा हो गया वैसा हो गया, नंबर कम क्यों आए, क्योंकि टीचर सर ने, अजय सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया इसलिए नंबर कम आ गए। अरे ठीक है, इस बार कम आ गए, पिछले साल क्या हुआ, उसके पिछले साल क्या हुआ। अरे सो दीज आर द रैशनलाइजेशन, क्योंकि व्यक्ति अपनी विफलता को छिपाने के लिए जो उसके अंदर स्ट्रेस और जो प्रोड्यूस करने वाले हैं इस प्रकार की जो बातें हैं, उनको हटाने के लिए वो दूसरों पर दोषारोपण कर लेता है कि हमारे कॉलेज का एनवायरनमेंट ही नहीं है पढ़ाई का। अरे क्यों नहीं है एनवायरनमेंट, कोरोना ने पढ़ाई नहीं करनी थी, क्यों नहीं करनी थी भाई, कोरोना में ऑनलाइन क्लासेस हो रही है आपकी, तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। दिस इज द वन ऑफ द वे टू डिफेंड योर ईगो, अपने ईगो को डिफेंड करने का एक तरीका है। सो दो प्रकार के रेशनलाइजेशंस जो हम लोग को समझना होगा। इसके भी थोड़ी सी और बात कर दूं कि व्यक्ति जो भी उसके रीजंस बनाता है वो बड़े तर्क संगत बनाने की कोशिश करता है, जिससे वो विवेकपूर्ण व्याख्या कर पाए। दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट सिल्वर लाइनिंग, और दूसरा जिसको सिल्वर लाइनिंग को हम कह सकते हैं लेमन्स आर स्वीट। ओके, और दूसरा है सोर ग्रेप्स फिनोमिना, अंगूर खट्टे हैं, आपने सुना है इस स्टोरी को। इन दोनों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए बहाने भी हम किस प्रकार के बनाते हैं। सबसे पहले सिल्वर लाइनिंग की बात करते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि इसमें स्पेशली ये कहा गया है कि लेमन्स आर स्वीट, इसको दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं, शायद इसीलिए मैंने लेमन्स आर स्वीट के लिए लेमन्स के साथ स्वीट स्ट्रॉबेरीज मैंने आपके साथ में रखी है। सिल्वर लाइनिंग भी कहा जाता है। सिल्वर लाइनिंग के बारे में बता दूं मैं आपको बेटा, सिल्वर लाइनिंग क्या होती है। जो बादल होते हैं, बादल की बिल्कुल छोर पर, बादल के बिल्कुल किनारों पर एक लाइन चमकती हुई नजर आती है, जिससे सिल्वर लाइनिंग कहते हैं, और वो बड़ी बादल को बहुत खूबसूरत बनाती है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि वो सारी बातें जो व्यक्ति को अंदर से अच्छा रख सके, वो सिल्वर लाइनिंग की फिनोमिना में व्यक्ति होता है। इट इज एन assumption that everything happens for the best, so one should try to find the blessing in disguise. Considering the above example of the person being rejected for a job, the person may say, I didn't get the job because something better awaits me. अब देखिए एक आदमी ये कह रहा है कि उसको नौकरी में सेलेक्ट नहीं हो पाया। ओके, तो वो बच्चा क्या, वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि अच्छा रहा मैं नौकरी में सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे मिलने वाली है। दिस इज सॉर्ट ऑफ ए लेमन्स आर स्वीट फिनोमिना। और दूसरा जो फिनोमिना है sour grapes phenomena, term that comes from Aesop's fable that about the fox who said the grapes are too high to reach were sour anyway. Taking the above example, the person may say I was not interested in the job anyway. देखिए इसको समझने की कोशिश करें कि ये कि जो कहानी थी आप लोगों ने पढ़ी थी कि लोमड़ी गई थी, अंगूर थोड़े ऊपर लगे हुए थे, वो पहुंच नहीं पा रही थी अंगूरों तक, तो उसने लास्ट में एक स्टेटमेंट दिया कि अब देखिए पहुंच तो हो नहीं पा रही, उसकी लिमिटेशन है, लेकिन उस लिमिटेशन से ओवरकम करने के लिए, अपने ईगो को डिफेंड करने के लिए उसने स्टेटमेंट दिया, ये अंगूर वैसे भी खट्टे हैं,
Okay, who has tested it? No, nobody has tested it. But still that fox says that grapes are sour. So ऊपर जो मैंने एग्जांपल बताया था कि मुझे नौकरी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरे लिए अच्छी चीज इंतजार कर रही है, मैं बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट होने वाला मेरा. सो दिस इज सॉर्ट ऑफ सिल्वर लाइनिंग. और अगर वो सौर ग्रेप्स फिनोमिना को अपनाता है तो वो कहेगा कि मैं तो ऐसी नौकरी के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं था. सी दिस इज द वे हाउ वी डिफेंड आवर ईगो. रीजंस ऑफ रेशनलाइजेशन की बात करूं, इट कुड बी समथिंग दैट we have done or at times something that someone else has done which causes discomfort. We do not only rationalize actions and the things we have done, we also find reasons for our beliefs, models, values and our other inner structures and thoughts. ये हम कुछ ना कुछ ऐसा रीजन बना लेते हैं जिससे कि हम आगे एक्टिविटी कर पाए. ओके, यहाँ मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ बेटा. जैसे एक लेडी कह रही है कि एक लेडी से कोई व्यक्ति बात नहीं करता. अब देखिए, अपने ईगो को तो उसे डिफेंड करना है. इस कार्टून के द्वारा मैंने आपको बताने की कोशिश की है. तो वो लेडी कह रही है, नोबडी टॉक्स टू मी बिकॉज आई एम जस्ट टू ब्रिलियंट फॉर द अदर पर्सन्स. ओके, this is her way of expressing this happiness through rationalization. So वो लेडी कह रही है कि मुझसे कोई बातचीत नहीं करता बिकॉज मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत ब्रिलियंट हूँ, इसलिए मुझे, ये उसका अपना तरीका है हैप्पीनेस ढूंढने का, अपने ईगो को डिफेंड करने का. द रेशनलाइजेशन प्रोसेस कैन चेंज फ्रॉम फुली कॉन्शियस टू प्रेजेंट एन एक्सटर्नल डिफेंस अगेंस्ट रेडिकल फ्रॉम अदर्स टू मोस्टली सबकॉन्शियस क्रिएट ए ब्लॉक अगेंस्ट इंटरनल फीलिंग ऑफ गिल्ट. जो ऊपर की तरफ से तो अच्छा दिखना और अंदर की तरफ से भी अपने अपराध बोध या गिल्ट से बचने के लिए इस प्रकार की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये कहना चाहिए, rationalization, simply putting, rationalization is making excuses for one's mistakes and by doing so avoiding self condemnation or condemnations by others. So इसमें व्यक्ति झूठे तर्क देकर अपने द्वारा किए गए कार्य को उचित ठहराने का प्रयास करता है. कि एग्जाम्पल दिया है मैंने एक कार्टून के द्वारा. हिस्ट्री टेस्ट में एक बच्चा फेल हो गया, तो बच्चा कहता है आई फेल्ड बिकॉज माई टीचर हेट्स मी. या साइकोलॉजी की टेस्ट में एक बच्चा फेल हो गया, वो बच्चा ये कहे कि आई फेल्ड बिकॉज माई टीचर इज नॉट सो स्किल्ड. इट मीन्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन, वो बहाने बना रहा है, इज मेकिंग एक्सक्यूजेस, इज गिविंग द फॉल्स पॉलिसीज हैं, वो फॉल्स एक्सप्लेनेशंस कर रहा है, क्योंकि व्यक्ति झूठे तर्क देकर अपने आप द्वारा किए गए कार्य को उचित ठहराने का प्रयास कर रहा है. एक कहानी में लोमड़ी बाग में लगे अंगूर खाने का प्रयास करती है, परंतु असफल रहने पर अंत में अंगूर खट्टे का व्यंग देती है. किसी लड़की द्वारा प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार करने पर लड़का तर्क देता है, चलो अच्छा है, वो लड़की भी कोई खास सुंदर नहीं थी. सो दिस इज द वे ऑफ रेशनलाइजेशन. ये एक तरीका है जिससे व्यक्ति अपने ईगो. अनदर डिफेंस मेजर मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, कन्वर्जन, जिसे रूपांतरण कहा जाता है. बहुत सिंपल सी बात है इसको समझने के लिए, कि जो मानसिक द्वंद्वों का समाधान है वो शारीरिक लक्षणों में रूपांतरित कर दिया जाता है. सॉल्यूशन ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सिम्टम्स. सो ये एक ऐसी मनोरचना होती है जिसमें मानसिक संघर्षों तथा तनावों का समाधान शारीरिक लक्षणों के रूप में रूपांतरित करके करता है. चूंकि इस तरह का रूपांतर मूलतः अचेतन रूप में होता है, इसलिए व्यक्ति को मालूम नहीं होता. रेबर ने एक डेफिनेशन दी थी, कन्वर्जन रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइकोलॉजिकल मेल एडजस्टमेंट इनटू फिजिकल फॉर्म्स. रेबर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की थी. रूपांतरण का अर्थ मनोवैज्ञानिक कुल समायोजन के शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन से, कि अगर मेंटल रूप से व्यक्ति एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, साइकोलॉजिकल रूप से व्यक्ति एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो शारीरिक लक्षणों में परिवर्तित कर देता है. A child who has witnessed a crime became blind. ओके, रूपांतरित कर दिया.
इसको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें पर्सन अपने इमोशनल टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट को फिजिकल सिम्टम्स के द्वारा भी व्यक्त करता है। यह एक ऐसी मनोरचना होती है जिसके द्वारा मूल प्रेरणाओं के कुंठित हो जाने पर से संबंधित जो मूल प्रेरणा है वो कुंठित होने से जो दमित ऊर्जा है, जो उसकी सप्रेस्ड एनर्जी है, वो किसी शारीरिक रोग के कार्यात्मक लक्षण के रूप में परिवर्तित या रूपांतरित हो जाती है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं कि परीक्षा के डर की वजह से स्टूडेंट को फीवर व हेडेक होने लगता है। बच्चा एग्जाम देने जा रहा है और एग्जाम देने के थोड़ी देर पहले कहता है कि मेरे को फीवर हो गया। हम लोग भी देखते हैं बेटा, जब एग्जाम ड्यूटीज देते हैं बहुत सारे बच्चे रिपोर्ट करते हैं कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है और ऐसा शो करके आते हैं कि बहुत बीमार है। दिस इज अ रूपांतरण, ये कहना चाहिए दिस इज अ कन्वर्जन। ये एक रूपांतरण है कि अब ठीक है, परीक्षा की पढ़ाई अच्छी नहीं हुई थी, तो अब रिजल्ट्स के लिए पहले से प्रिपरेशन कर लेना और फिजिकल सिम्टम्स में रूपांतरित कर लेना है। मैं आप लोगों को भी वो एग्जाम्पल्स याद दिलाना चाहता हूँ जो बचपन में आपने इस प्रकार के बहाने बनाए थे और वास्तव में भी हुए होंगे आपके, कि जिस दिन होमवर्क नहीं हुआ था और स्कूल जाना था, उस दिन सुबह सुबह आपका पेट दर्द शुरू हो गया था, आपका सिर दर्द शुरू हो गया था। मैंने सभी ने इस प्रकार के कन्वर्जन्स किए हैं। और अगर ये वास्तव में कन्वर्जन होते हैं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि व्यक्ति कह के ही चुप रहो, झूठ बोल के बात बना लेता है, वास्तव में उसको इस प्रकार के स्टोमक एक वगैरह शुरू हो जाते हैं। सो ये कन्वर्जन है। ये बेटा बेसिकली कहना चाहिए, इसकी कुछ प्रकृति के बारे में बता दूं। इट इज एबल, दिस कन्वर्जन इज एबल टू सॉल्व मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिपेंडेंटली। Repressed thoughts or desires are converted into physical symptoms and disease. And then, moreover, physical symptoms are not directly associated with the physical organs. Actually, they are real functional symptoms. And conversions of desires or mental conflicts convert into physical symptoms, release those conflicts. जहां तक कन्वर्जन या रूपांतरण की बात की जाए, ये स्वतंत्र रूप से मानसिक द्वंद्वों का समाधान करती है और जो दमित विचार या जो इच्छाएं हैं वो शारीरिक लक्षणों या शारीरिक रोगों में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट करने की जरूरत है कि जो फिजिकल सिम्टम्स हैं, शारीरिक लक्षण हैं, ये शारीरिक अंगों से जुड़े हुए नहीं होते। ऐसा नहीं कि बीमार हुआ तो शरीर के अंग में कोई प्रॉब्लम हो गई, ऐसा नहीं है। एक्चुअली दे आर रियली फंक्शनल सिम्टम्स। वे प्रकार्यात्मक लक्षण होते हैं। क्यों? क्रिया करने में समस्या आती है। और अंत में ये कहना चाह रहा हूं इस टॉपिक, इस कन्वर्जन को पढ़ाते समय कि कन्वर्जन ऑफ डिजायर्स और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स कन्वर्ट इनटू फिजिकल सिम्टम्स, रिलीजेस दोस कॉन्फ्लिक्ट्स। इस प्रकार के द्वंद्व जैसे ही कन्वर्जन में परिवर्तित होते हैं, वो द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। कन्वर्ट कर लिए, शिफ्ट कर लिए। एक अच्छा सा डायग्राम दे बनाया गया है कि छोटे बच्चों को डर लग रहा है कि उसको स्कूल में होमवर्क नहीं किया तो डांट पड़ने वाली है, देन उसको बुखार आ गया। दिस सॉर्ट ऑफ दिस थिंग। यहाँ के एग्जांपल बताना चाहता हूँ। वर्ल्ड वॉर के दौरान ऐसा हुआ था कि कोई एक सेना की टुकड़ी किसी फ्रंट पर लड़ रही थी। आई हैव स्टडीड समवेयर, मैंने कहीं पढ़ा है इसको, इसलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाह रहा हूँ। और उसके बाद अचानक ऑर्डर आया कि आप सबको अब युद्ध से, अपने 8-8 10-10 महीने हो गए लड़ते हुए, अब आपको यहाँ से छुट्टी हो रही है, शिफ्ट चेंज हो रही है, अब आपको घर जाना है, युद्ध बंद हो चुका है और आपको सभी को अपने घर जाना है। कल आप अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए, जो सैनिक थे वो सारे सैनिकों ने अपने दिमाग में प्लान बनाया कि घर जाके हम ये करेंगे, वो करेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, फैमिली के साथ रहेंगे, एंजॉय करेंगे। हमें 8-10 महीने हो गए घर से दूर हुए। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में उनकी मेंटल थॉट प्रोसेसेस, ऐसी इच्छाएं उनकी चलने लगी और जो थॉट्स थी वो इस प्रकार से चलने लगी। देन व्हाट हैपेंस, अचानक अगले दिन मॉर्निंग में एक नया ऑर्डर आ गया। उसमें कहा गया कि अभी आपकी छुट्टी नहीं हो रही है। दिस इज अ वेरी रियल फिनोमिना। ओके, ये वास्तविक घटना है। उसके बाद जैसे ही कहा गया तो लोगों ने कहा, ये कंप्लेन बताया जो सैनिक थे, कि वो तो बंदूक उठा ही नहीं पा रहे, उनके हाथ में इतना कैपेसिटी नहीं रही कि वो बंदूक का वजन उठा सके। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कन्वर्जन को समझने के लिए इसी एग्जाम्पल में कि उनके हाथों ने बंदूक उठाने से मना कर दिया।
So these are the conversion of psychological dealings into physical dealings. This is known as the conversion. And then sublimation is there. एक नया mental mechanism जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, which is termed as a sublimation. And this is the last major mental mechanism. जो मुख्य प्रधान जो mental मानसिक मनोरचना है उसमें ये सबसे उदातीकरण. It is very similar to displacement जो मैं next वाली क्लास में पढ़ाऊंगा, but take place when we manage to displace or acceptable emotions into behaviors which are constructive and socially acceptable rather than destructive activities. ये अन्ना फ्राइड की ओरिजिनल डिफेंस मैकेनिज्म थी. ओके, इसमें जो बात स्पेशली समझाने की कोशिश की है, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं मैं आप लोगों के सामने. मानसिक संघर्षों को दूर करने में उदातीकरण का बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है. इस मनोरचना में व्यक्ति जो अपनी दमित इच्छाओं की पूर्ति समाज द्वारा स्वीकृत रचनात्मक क्रियाओं के रूप में करता है. इसमें व्यक्ति अपनी असंतुष्ट इच्छाओं की पूर्ति समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्य या उद्देश्य सोशली अप्रूव्ड गोल्स के रूप में प्रतिस्थापित करके करता है. जब व्यक्ति की इच्छा और कुछ बाधाओं एवं अवरोधों के कारण संतुष्ट नहीं हो पाती, वह अचेतन में दमित हो जाती है. हम सभी जानते हैं यदि व्यक्ति की कुछ बाधाएं और कुछ इच्छाएं किसी कारण से, किसी ऑब्स्टेकल के कारण सेटिस्फाई नहीं हो पाई, तो उसे उसने रिप्रेस कर दिया अनकॉन्शियस में, और उसके बाद व्यक्ति फिर उस दमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों एवं उद्देश्यों से प्राप्त कर लेता है, ऐसा कुछ काम कर लेता है. जैसे सारासन की एक परिभाषा थी कि जब प्रवृत्तियों की संतुष्टि सीधा तरीके से अवरुद्ध हो जाती है तो सामाजिक रूप से लाभदायक स्थानापन्न के रूप में उसकी संतुष्टि हो जाती है, उसे उदातीकरण कहते हैं. सबलिमेशन इज ऑब्टेनिंग ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम सोशली यूजफुल सब्स्टिट्यूट्स व्हेन द मोर डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ इंपल्स ग्रेटिफिकेशन इज ब्लॉक्ड. रेथस की भी जो परिभाषा है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. रेथस एवं नवीद के अनुसार उदातीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अवांछनीय आवेगों को सकारात्मक रचनात्मक कार्यों की ओर संचालित कर दिया जाता है. According to Rathus and Navid, sublimation is channeling of unacceptable impulses into positive, constructive pursuits. देखिए, channeling of unacceptable and potential disruptive impulses, thoughts or emotions into socially acceptable behavior is known as in sublimation. उदातीकरण कहा जाता है. उदातीकरण का उदाहरण हमें चित्रकार के विभिन्न प्रकार के मुद्राओं के चित्रों में, कवियों के श्रृंगार रस में, वीर रस की कविताओं में, उपन्यासकारों के रोमांटिक उपन्यासों में मिलता है. ऐसा देखा गया है कि एक संतानहीन व्यक्ति धर्मशाला, अनाथालय, मंदिर की स्थापना कर संतान नहीं होने के फलस्वरूप उत्पन्न मानसिक तनाव को कम करता है. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं जो इंडियन मैथोलॉजी से लिया हुआ है. कि ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जो अपनी पत्नी से अटूट प्रेम करते थे, जब उन्हें फटकार मिली तो भगवान की आराधना की ओर मुड़ गए और फिर एक सफल कवि बन गए. ये एक उदातीकरण का उदाहरण है. ये कहना चाहिए बच्चों की उदातीकरण से व्यक्ति को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही प्रकार के बेनिफिट्स मिलते हैं. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं. क्योंकि प्रत्यक्ष लाभ तो यह होता है कि जिससे व्यक्ति की दमित इच्छाओं या असंतुष्ट इच्छाओं से उत्पन्न तनाव में स्पष्टता कमी आ जाती है. जबकि अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट बेनिफिट ये है कि व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है वो समाज की नजरों में काफी बढ़ जाती है, क्योंकि वह समाज के लिए उपयोगी व हितकारी कार्य अधिक करने लग जाता है.
देखिए, ये बहुत अच्छी डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन अगेन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि उदात्तीकरण की मनोरचना, अगर मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षा मिलती है, परंतु इस मनोरचना का अधिक उपयोग होने लग जाए तो व्यक्ति का जो नेचर है वो इम्पल्सिव हो जाता है, आवेगशील हो जाता है, और व्यक्ति को एडजस्टमेंट करने में बहुत परेशानी होने लगती है। सो प्रेरणा की शक्ति को उसके सामान्य लक्ष्यों से हटाकर उन्नत लक्ष्यों की ओर लगा देना। एक एग्जाम्पल दिया है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के वियोग में बहुत अच्छा कवि बन सकता है। जस्ट टॉकिंग अबाउट जगजीत सिंह, आपने गजल सुनते होंगे जगजीत सिंह जी की, तो उसमें उनके लिए ये ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो गजलों में दर्द है वो तब उत्पन्न हुआ कि जब उनकी पत्नी चित्रा सिंह जी से वो अलग हुए, उसके बाद उनकी गजलों में दर्द उत्पन्न हुआ। ऐसा एक एग्जाम्पल कहीं पढ़ने को मिला। सो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल और बताना चाह रहा हूँ। एक लास्ट कार्टून मैंने आपके सामने रखा हुआ है, एंग्री फॉर नॉट बीइंग सेलेक्टेड बाय XYZ कंपनी। एक व्यक्ति, ये बड़ा गुस्सा था उसको कि उसको उस कंपनी ने सेलेक्ट नहीं किया। उसके बाद उसने बहुत मेहनत की और स्टार्टेड हिज ओन वेंचर, अपने खुद का बिजनेस उसने डेवलप कर दिया, और उसके बाद विल बिकम अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। So this is a sublimation. Sublimation, in fact, it is a channeling negative urges and impulses into positive, socially acceptable behavior. So आज के लिए ये जो मेजर मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म है, जो 6 प्रकार की मैंने मेंटल मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म आपको पढ़ाई है, उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कराना चाह रहा हूँ। मैंने आपको रिप्रेशन, जिसे दमन कहा जाता है, उसको पढ़ाया है। ओके, अनकॉन्शियस लेवल पर जो चीज़ें हम हैं अच्छी नहीं लगती, उसे अनकॉन्शियस में डाल दिया, उसे रिप्रेशन कहा जाता है। रिग्रेशन, प्रतिगमन, जिसे एक्टिंग चाइल्डिश, बच्चों जैसा व्यवहार करना। गोइंग बैकवर्ड, बैक डायरेक्शन में ना, विपरीत दिशा में चला जाना। रिएक्शन फॉर्मेशन, उसके बिल्कुल ठीक विपरीत तरह की प्रतिक्रिया कर लेना। रेशनलाइजेशन, मेकिंग एक्सक्यूजेस, बहाने बना लेना। कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब ये कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही है उसको फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट कर लेना। और सब्लिमेशन का मतलब ये हुआ कि जो नेगेटिविटी है या जो उसकी जो अनहैप्पी जो डीलिंग्स हो रही है उसकी, उसको बिल्कुल उन वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके और फ्यूचर में उन सारी वीकनेसेस से ओवरकम कर लेना, दैट इज नोन एज द सब्लिमेशन। सो ये 6 प्रकार की मैंने आपको मेजर मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म को पढ़ाया है। मुझे मालूम है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आने की स्थिति में इस वीडियो को आप बार बार देखें। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे टेलीफोन पे संपर्क कर सकते हैं। बच्चों, आज का डे मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। टुडे इज़ ए टीचर्स डे, इसलिए सबसे बड़े मैं बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ अपने टीचर्स के प्रति, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। और आप सारे बच्चों के लिए बहुत सारी गुड विशेस। थैंक यू।